मैं सत्येंद्र सिंह। छात्रों, आज आपके समक्ष डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज। आज इस टॉपिक के तहत मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो इनको 12 भागों में विभाजित किया गया है, या तो जो इनको 12 भागों में बताया गया है उस 12 भागों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक प्रमुख खंड है या प्रमुख भागों में जो कि 12 भाग हैं, जिनमें पहला जो है प्रेम्बल के संदर्भ में बात करता है। फिर जो सेकंड आता है शिक्षा का सार है, एसेंस ऑफ एजुकेशन है। फिर नंबर 3 है राष्ट्रीय प्रणाली या जो नेशनल सिस्टम है। फिर उसके बाद 4th नंबर है समानता के लिए शिक्षा हो गया। फिर 5वां नंबर आता है छात्रों विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। 6ठा नंबर जो है तकनीकी और प्रबंध। फिर 7वां नंबर है शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन। इसी तरीके से 8वां है जो शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। फिर उसके बाद 9वां है टीचर्स या अध्यापक। फिर खंड 10 है शिक्षा का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग या एजुकेशन कह सकते हैं। खंड 11 जो है संसाधन एवं समीक्षा। खंड 12 जो है भविष्य। तो इसी तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 जो प्रस्तावित किया गया था उसको कुछ अलग अलग खंडों में कुछ अलग अलग भाग बनाए गए थे कि इस भाग में इसका फॉर्मेशन किया जाएगा, इस भाग के तहत इसको रखा जाएगा। सबको अलग अलग भागों के तहत सबको रखा गया है। अब बात करते हैं जो है जैसा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है, तो 1986 के तहत देखा जाए जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री उस समय बने थे, तो तभी जो है नई शिक्षा नीति को चलाया गया था। उस नई शिक्षा नीति में तो 10+2+3 की शिक्षा, जो स्त्री वर्ग की जो अच्छी शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया। तो कहने का मतलब जो 1986 है ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट या अत्यंत महत्वपूर्ण जो है नीतियों का एक दस्तावेज है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट का जो दस्तावेज उसमें पहला आता है प्रस्तावना, जिनको छात्रों हम प्रेम्बल के नाम से इनको हम जानते हैं। अब जो दस्तावेज में जो प्रस्तावना आती है, अब इसमें जो है प्रस्तावना में क्या चीज़ आना चाहिए। जैसे जो देश हमारा है उस देश में आर्थिक एवं जो तकनीकी विकास के लिए उपलब्ध जो है जो संसाधन या जो रिसोर्स है वो अधिक से अधिक लाभ जो है सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा कुछ जो है बात 1986 के नीति के तहत ये सारी बातों को बताया गया है। अब देखा जाए जैसे जो भारतीय जो शिक्षा थी आज तक जो है ऐसी जगह पर आकर खड़ी है जहां पर जो देश के परिस्थितियों में आज परिवर्तन हुआ है। जो देश की जो है जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा होने के बावजूद या उनमें जो है तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे जो है लोकतंत्र के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में छात्रों समस्या आ रही है। जो लोकतंत्र के लक्ष्य जैसे कि मैंने आज बताया कि जब दिन प्रतिदिन जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि समस्या का होना तो लाजमी है, या समस्या तो होगा ही। तो मैंने आपको बताया प्रारंभ में कि देश की आर्थिक एवं जो तकनीकी विकास के लिए उपलब्ध जो संसाधन है या जो रिसोर्स हैं उसमें अधिक से अधिक लाभ जो है सभी वर्गों को जो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो पूरा प्रयास जो किया तो जा रहा है, तब भी जो है सभी के पास जो है पूरी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का मतलब जो शिक्षा द्वारा जो है कुछ प्रजातंत्री लक्ष्य हैं या तो जो शिक्षा के द्वारा कुछ लोकतंत्री लक्ष्य हैं छात्रों। जैसे इनमें धर्मनिरपेक्ष आता है, तो धर्मनिरपेक्षता के बाद छात्रों इनमें समाजवाद आता है, धर्मनिरपेक्ष आता है।
फिर न्याय की प्राप्ति हो गया, फिर समानता या तो कह सकते हैं स्वतंत्रता एवं जो समानता हो गया, भातृत्व हो गया आदि, ये सब लोकतंत्र के या तो जो ये डेमोक्रेसी है उसके प्रमुख जो है लक्ष्य हैं। अब आप लोग बात आती होंगे कि स्वतंत्रता समानता क्या होता है, फिर जो डेमोक्रेटिक के गुणों का विकास कैसे होगा। कहने का मतलब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में जब देश में लागू हुआ था, कुछ नई शिक्षा नीति व्यवस्था बनाई गई, तो उसके तहत जो प्रिम्बल या जो प्रस्तावना में जो लोकतंत्र या जो डेमोक्रेसी का प्रमुख लक्ष्य रखा गया कि इन सब में हम इनका विकास करेंगे। पहला जो समानता एवं स्वतंत्रता की भावना का, भातृत्व की भावना और जैसे धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। तो आपके ध्यान में छात्रों बात आती होगी कि निरपेक्षता क्या चीज़ होता है, समाजवाद क्या है। तो देखिए छात्रों, जो कि धर्मनिरपेक्षता के विषय में हम बता दें आपको, जो ये धर्मनिरपेक्षता है, अगर इसी को देखें तो इसको अंग्रेजी में हम सेकुलरिज्म के नाम से इसको हम जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म के प्रति निरपेक्ष या धर्म के प्रति जो निरपेक्ष होना ही धर्म निरपेक्षता के नाम से इसको जाना जाता है। अगर देखें तो जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो आर्टिकल है, जो आर्टिकल हमारा 42 है या इसी के साथ जाए सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म जो शब्द है इसी को जो है 42वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा 1976 है, उसी के तहत जो मूल कर्तव्यों के साथ जो है इस शब्द को जोड़ा गया है। छात्रों, धर्मनिरपेक्षता एवं जो समाजवादी जो हमारे प्रस्तावना के शब्द हैं, जैसे समानता हो गए, जो फैटर्निटी या भातृत्व हो गए, ये ऐसे जो शब्द थे जो कि लोकतंत्र के प्रमुख लक्ष्य थे या जो लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य था कि इन सभी सारी जो चीज़ों का विकास करना है, इन सभी सारी चीज़ों का जो विकास करना ही डेमोक्रेसी का प्रमुख लक्ष्य है। अब बात आती है डेमोक्रेसी के बारे में कि लोकतंत्र, छात्र दिमाग में आता है कि लोकतंत्र का लक्ष्य क्या है, फिर मैंने तो बता दिया, लेकिन अब दिमाग में बातें आती हों कि डेमोक्रेसी क्या है। तो ठीक है, देखिए जो लोकतंत्र है इसको हम अंग्रेजी में छात्रों डेमोक्रेसी के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि लैटिन का शब्द है डिमोस और क्रेटस। तो जो डिमोस का अर्थ होता है जनता से होता है, क्रेटस का अर्थ होता है शासन से होता है। तो जनता द्वारा किया गया जो शासन की व्यवस्था होती है उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। जिस तरीके से अगर लोकतंत्र के विषय में देखें, अरस्तु है, मेजनी है और भी जैसे अब्राहम लिंकन है अमेरिका के राष्ट्रपति, तो सब ने कहने का मतलब अपने अलग अलग ढंग से विचार को व्यक्त किए हैं। अब बात करते हैं जिस प्रकार जो मेजनी है, मेजनी ने ये कहा है छात्रों कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वह बहुजनों की एक सरकार है। और इसी तरीके से जो है अब अब्राहम जो लिंकन हैं उन्होंने जो है बताया है कि जो लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है, अगर हम इसके तहत देखा जाए तो इसमें खंड 1 में या जो सेक्शन नंबर 1 में इनके प्रिम्बल के बारे में बताया है, जो कि डेमोक्रेसी का प्रमुख लक्ष्य है या तो जो हमारा जो लोकतंत्र है उसका प्रमुख एम है या उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास करना। फिर आगे आता है छात्रों समाजवाद है। देखिए जो समाजवाद है इसको हम अंग्रेजी में छात्रों सोशलिज्म के नाम से इसको हम जानते हैं। जो व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति जो भावना का विचार जो जन्म लेती है या तो समाज के प्रति विचार ही उनका समाजवाद कहलाता है। समाजवाद के विषय में देखें तो यह जो है आर्टिकल
जब करेक्शन किया गया छात्रों तो 1976 मूल कर्तव्यों के साथ यही सब जुड़े हुए थे, धर्मनिरपेक्षता और जो है सोशलिज्म या समाजवाद, तो ये सारी बातें उसमें रखी गई थी। तो अब प्रस्तावना के बाद छात्रों जो खंड 2 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमारा जो डॉक्यूमेंट है या तो जो दस्तावेज है, इन अगर जो है दस्तावेजों के विषय में बात करें तो जो खंड 2 में आता है या जो सेक्शन 2 में आता है एसेंस ऑफ एजुकेशन। तो अब इसके बारे में देखें, जो खंड 2 में ये बातें कहा गया है कि शिक्षा के सार के विषय में चर्चा किया गया है। खंड 2 में या जो सेक्शन नंबर 2 में कि शिक्षा का सार क्या है, कि शिक्षा को कैसे किस ढंग से कहाँ रखा जाए जो कि ये सभी के लिए जो है उचित हो सके। अगर देखा जाए तो जो ये शिक्षा का सार है, अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों तो जो शिक्षा के सार के लिए हमारी जो लोकतंत्री जो शिक्षा होती है ये भी इसमें लागू होगा कि जो कि लोकतंत्री जो शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य होता है यही होता है धर्म जो निरपेक्षता हो गया, समाजवाद हो गया, और ये ऐसे जो मुद्दे हैं जो कि शिक्षा को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जो कि शिक्षा हमारे जो है एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में या छात्र आता है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। जो कि अगर हम देखें जो शिक्षा का सार के विषय में तो एजुकेशन है, जो कि शिक्षा के सार को 42वें संविधान जो है संशोधन के तहत इसमें जो 1986 में धर्म जो निरपेक्षता एवं जो है इस सारे शब्दों को जो है इसके खंड 2 में शिक्षा के सार के साथ जुड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। अगली आता है राष्ट्रीय प्रणाली। तो जो राष्ट्रीय प्रणाली है छात्रों इसमें 10+2+3 विशेष रूप से छात्रों इसमें बल देने का कार्य किया गया है। जो कि हमारी ये राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीति या जो राष्ट्रीय प्रणाली या जो शिक्षा की एक महत्वपूर्ण जो है प्रणाली के नाम से जानी गई है, जो कि पूरे देश स्तर में इस प्रणाली को अपनाया गया है। जो कि 10+2+3 जो है शिक्षा की संरचना को ये अपनाने पर छात्र विशेष रूप से बल दिया है। जैसे इसमें कहा गया है इसके प्रथम जो है 10 वर्षीय जो है शिक्षा में 5 वर्षीय, इसके प्रथम 10 वर्षीय जो है शिक्षा में 5 वर्षीय जो है शिक्षा और जो 3 वर्षीय जो है उच्च प्राथमिक शिक्षा, जो 3 वर्ष के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा, और जो है उसके बाद 20 वर्ष तक की जो है हाई स्कूल शिक्षा की इसमें व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। देखिए छात्रों जो ये हाई स्कूल था वो हाई स्कूल कहने का मतलब 20 वर्ष तक की अवस्था में हाई स्कूल की शिक्षा जो है पास करने के विषय में इसमें बात रखी गई। फिर उसके बाद बात यह आई कि जो है 5 वर्ष तक की शिक्षा और जो 3 वर्ष तक की शिक्षा को जो है उच्च प्राथमिक स्तर की जो है शिक्षा के लिए जो है इसमें पूरे देश में ये प्रणाली को छात्रों अपनाया गया है। तो जो कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख जो है खंड या प्रमुख जो डॉक्यूमेंट के रूप में ये बातें आती हैं। अगला जो हमारा खंड 4 आता है छात्रों वो समानता के लिए शिक्षा। अगर इसके संदर्भ में देखें तो समानता के लिए शिक्षा क्या है, देखिए छात्रों जो कि ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अहम जो है मुख्य जो डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जो कि ये समानता के लिए शिक्षा पर विशेष रूप से बल देता है। कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि शिक्षा के लिए सभी प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनमें समानता का बर्ताव किया जाए, चाहे जातिवाद कोई इसमें नहीं देखा जाएगा, ये बातें कहा गया है। चाहे आप हिंदू जात के हों,
चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख जाति के हों, चाहे ईसाई हों। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि किसी के लिए जो है असमानता का गुण नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है तो उसके लिए या जो समानता के लिए यानी सभी प्रकार की जो है शिक्षा में समानता का बर्ताव किया जाएगा। जैसे आप जो है समानता के लिए जो शिक्षा है उसमें अगर देखेंगे तो जो आर्टिकल 45 है, तो अगर देखा जाए तो अगर समानता के अगर विषय में बात करें तो जैसे समानता हमारा आता है 14 से 18, या तो बात करें जो विधि के समझ समानता आती है छात्रों, या जो कानून के समक्ष या जो विधि के समझ छात्रों जो इक्वलिटीज या जो समानताएं विद्यमान है, अगर इसके तहत देखें तो इसमें जो है जो 14 आता है विधि के समझ समानता हो गया। फिर उसके बाद जो है 15 आता है धर्म, इसमें जो है धर्म के विरुद्ध या लिंग भेद आदि के प्रति कोई भेदभाव न हो, जाति धर्म के प्रति लिंग या भेदभाव कोई न हो। उसके बाद जो 16 आर्टिकल आता है या हमारा जो आर्टिकल नंबर 16 आता है छात्रों, वो लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता पर बल देता है। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर जो है 17 है, तो जो 17 है अगर इसके अंतर्गत देखें तो इसमें अस्पृश्यता आती है छात्रों, या छुआछूत जैसी जो है बीमारी का अंत करने पर विशेष रूप से बल दिया गया था। ये था जो है विधि के समझ समानता विषय में बातें कही गई है। और इसी तरीके से जो 18 आता है छात्रों, यह उपाधि पर विशेष बल देने के मुद्दे पर बात करता है। इसी तरीके से देखा जाए छात्रों जो ये 14 से 18 हमारा समानता के लिए शिक्षा, या तो हम बात करें तो ये विधि के समझ जो है समानता के विषय में बात करता है। लेकिन यहाँ पर जो है खंड जो है 4th में कैसे समानता के लिए हमको एजुकेशन देना है, सभी के साथ जो है समान बर्ताव हो, अध्यापन या जो है एजुकेशन में किसी के साथ जो है कुछ अन्य तरीके से व्यवहार न किया जाए। जैसे जो है इसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन जो है लाने के लिए जो है शिक्षा में प्रयोग या जो है साधनों के प्रयोग में किया जाएगा। जैसे कुछ महिलाएं हैं उनको जो है एजुकेशन के लिए कुछ अलग तरीके से या बर्ताव किया जा रहा है। तो कहने का मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए भी जो है समानता का बर्ताव जो है किया जाए। जो कि शिक्षा जो है जो संस्थाएं खुल रही हैं, जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं, उनमें भी जो है महिला विकास के भी जो है कार्यक्रम शुरू कराए जाएं। तो कहने का मतलब ये टॉपिक है जो कि ये समानता के लिए जो शिक्षा है उस पर बात करता है। फिर आगे हमारा जो आता है 5वां नंबर है विभिन्न स्तरों पर जो है शैक्षिक पुनर्गठन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 जो प्रस्तावित किया गया, जो उन शिक्षा नीतियों में परिवर्तन किया गया, फिर उनमें जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए खंडवार, तो उसमें जो है सेक्शन 5वां या तो जो डॉक्यूमेंट जो है 5वां या खंड 5 जो है वो विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन या जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या पुनर्गठन लाया गया या तो क्या फिर से जो है गठित किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर। तो अगर देखा जाए तो विभिन्न स्तर पर देखा जो शिक्षा के लिए बात विषय करा है कि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन में क्या, जैसे इसमें विभिन्न स्तर पर जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनमें जो मुक्त एवं जो अनिवार्य रूप से जो शिक्षा देने पर विशेष रूप से बल दिया गया। जैसे जो शिशु हैं या बच्चे हैं उनको जो है 1 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा में 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश होने पर विशेष रूप से बल दिया गया। और ये भी कहा गया छात्रों कि इसमें जो है सभी बच्चों का प्रवेश विधियाँ जैसे बाल केंद्रित होगा, फिर उसमें शारीरिक दंड न दिया जाना। तो बाल केंद्रित जो अध्यापन विधि तो छात्रों होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो है जो शारीरिक दंड, जैसे बालक कोई गलती करता है उसको भी जो है शारीरिक रूप से जो दंड ना दिया जाए।
तो ये सारी जो है योजनाओं पर बल दिया गया। साथ ही साथ देखा जाए तो विभिन्न स्तर पर उस समय शैक्षिक रूप से पुनर्गठन का भी कार्य किया गया। जैसे यहाँ पर देखें छात्रों, यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर एक नया शब्द आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी जो है स्थापना कार्य करने पर विशेष बल दिया गया, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता या तो जो है शिक्षा की व्यवस्था में सुधार कार्य करने के लिए उस समय 1986 में जो जो है करेक्शन किया गया, तो उसमें जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी इसमें जोड़ने का कार्य किया गया। तो ऑपरेशन का ब्लैक बोर्ड के विषय में देखें, उस समय पारित किया गया या उस समय चलाई गई प्राथमिक शिक्षा की स्कीम थी जब हमारा 1986 की नीति को जो है संचालित किया गया था, तो उसी समय जो है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी अस्तित्व में आया था। अगर देखा जाए छात्रों, तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसकी जो स्थापना है ये 1986 से 1987 किसी बुक में 1987-88 दिखाई देता है छात्रों। तो इसी एड में जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया गया। अब आप बात आती होंगी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है संचालन से होता है। किससे होता है छात्रों? ऑपरेशन का जो मतलब होता है संचालन से होता है। ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है श्याम पट से होता है या काले पट से कह सकते हैं। अब इसको अगर अर्थ के रूप में छात्रों जाने तो अगर जो युद्ध के दौरान जो चलाया गया अब अभियान होता है, ये भी जो है क्या कहलाए ऑपरेशन के नाम से छात्र जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है ब्लैक बोर्ड मतलब विद्यालय के अंतर्गत जो प्रयोग की जाने वाली सामग्री होती है छात्रों, उसी को हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते हैं। तो अगर इसका जो उद्देश्य था यह जो है विद्यालय की गुणवत्ता में या प्राथमिक स्तर की जो है शिक्षा की व्यवस्था में सुधार कार्य करने के लिए और जो है छात्रों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए, जो छात्र विद्यालय नहीं आ रहे हैं उसको विद्यालय की तरफ कैसे खींचा जाए या उनको आकर्षित करने के लिए ये हमारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में मैंने बता दिया कि जो विभिन्न स्तर पर या खास तौर पर जो 1986 जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित थी या तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब संचालन किया गया तो उसके तहत जो है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना बनाई गई। अब खंड छठा आता है छात्रों तकनीकी और प्रबंध। जैसा कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे 1986 में, उनके जो खंड 6 में जो है कुछ तकनीकी जो शिक्षा पर या उनके प्रबंध के बारे में बात करता है। अब देखें जो तकनीकी क्या है, जैसे जो महिलाएं होती हैं आर्थिक एवं कुछ महिलाएं सामाजिक रूप से कमज़ोर भी हैं और जो है तकनीकी प्रबंध जो है शिक्षा कार्यक्रम के तहत जैसे कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहे हैं या तो जो कुछ महिलाएं गरीब वर्ग के हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए कुछ छात्रवृत्ति आदि की जो है विद्यालय को या तो जो छात्रवृत्ति की धनराशि मुहैया कराई जाए या तो उनको जो तकनीकी के माध्यम से कुछ शिक्षा का कार्य कराया जाए जिससे लड़कियां जो है आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें। और आगे जो हमारा 7वां नंबर आता है छात्रों शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में 7वां है शिक्षा व्यवस्था। किस ढंग से जो है शिक्षा की व्यवस्था का हमको क्रियान्वयन करना है, कैसे हमको इम्प्लीकेशन का क्रियान्वयन करना है छात्रों, तो उनकी व्यवस्था कैसे बनाना है एजुकेशन के। जब हम शिक्षा की व्यवस्था को अच्छे ढंग से क्रियान्वित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पढ़ने वाले जो व्यक्ति या छात्र रहेंगे वो जो अच्छी जो है जो एजुकेशन से लाभान्वित होंगे और जो शिक्षा की गुणवत्ता होगी छात्रों इससे जो प्रभावशाली बन सकेगी या बनी रहेगी। तो अगर इसके संदर्भ में देखें तो जो हमारा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 7वां खंड है शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन हो गया। फिर अगला जो पॉइंट आता है शिक्षा की विषय वस्तु और जो है प्रक्रिया को नया मोड़ देना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो ये डॉक्यूमेंट है छात्रों, अगर हम इस डॉक्यूमेंट के बारे में अध्ययन करें
तो यह प्रायः जो है शिक्षा की जो विषय वस्तु है या तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ जो एजुकेशन है और इसी के साथ जो इनकी प्रक्रिया है इनको भी जो है नया रूप या जो नया मोड़ देने का कार्य किया है। इसमें जो है शिक्षा नीति के तहत कुछ बदलाव लाए गए थे या कुछ परिवर्तन भी किए गए थे जो कि शिक्षा को प्रभावशाली या तो जो शिक्षा की व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ नए मोड़ को लाया गया था, जिससे जो गुणवत्ता या अध्यापन गुणवत्ता प्रभावशाली बन सके। और आगे जो हमारा आता है छात्रों अध्यापक होता है। अब अध्यापक के बारे में देखते हैं छात्रों, अध्यापक क्या होते हैं। अब अध्यापक के बारे में देखते हैं तो जिनको हम कहते हैं छात्रों टीचर कहते हैं। अब अध्यापक विद्यालय में एक सर्वोपरि स्थान होता है अध्यापक का। अध्यापक की जो है बालक के सर्वांगीण विकास का कार्य करने में सक्षम होते हैं। लेकिन बात अब यहाँ पे आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो डॉक्यूमेंट में अध्यापक की भूमिका अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रमुख डॉक्यूमेंट हैं इनके डॉक्यूमेंट में अध्यापक की एक महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में बात किया गया। इसमें बात किया गया कि योग्य अध्यापकों की नियुक्ति के विषय में बात किया गया है छात्रों। योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, जो नियुक्ति अगर अध्यापकों की बात ये कहा गया है कि जो अध्यापकों की नियुक्ति किया जाए वह योग्य हों और उसमें जो वो प्रायः कुछ प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हों तो ऐसे जो है अध्यापकों की नियुक्ति होगी। और इसी के तहत जो है बातें कहा गया कि योग्य अध्यापकों की नियुक्ति और इसमें जो है जो वेतन एवं जो है सेवा शर्तों के विषय में जो है बातें कही गई है कि जो इसमें जो वेतन है और उनकी जो सेवा जो शर्त है उनका भी उनको लाभ मिलेगा। तो ये था हमारा जो 9वां पॉइंट था या इनके खंड 9 का जो अध्यापन आता है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्यापक का भी एक महत्वपूर्ण रोल था। उसमें अध्यापक के विषय में या इनकी गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के लिए कुछ नीति सरकार ने उस समय 1986 में बनाई थी। अब अध्यापक के बाद आता है शिक्षा का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। अब देखें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इस शिक्षा नीति का प्रमुख जो है डॉक्यूमेंट में देखें तो कैसे जो है एजुकेशन का प्रबंध हुआ, कैसे जो शिक्षा का हमको प्रबंध करना है, कैसे छात्रों तक उनके हमको व्यवस्था करना है, पठन पाठन से लेकर सारी चीज़ों कैसे हमको व्यवस्था करना है। तो इन सभी सारी चीज़ों का प्रबंध जो है ये जो है डॉक्यूमेंट था जो कि 10 में इसको समाहित किया गया है। फिर आगे आता है खंड 11। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज में खंड 11 आता है, संसाधन एवं समीक्षा आती है छात्रों। आप देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो डॉक्यूमेंट में जो रिसोर्स होते हैं या तो जो संसाधन होते हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 को लागू करने और उनके क्रियान्वयन के लिए बहुत सारी जो है धनराशि की आवश्यकता होगी। जैसे उनको पहले तो मैंने बताया कि जैसे संसाधन एवं समीक्षा, जैसे रिव्यूज के विषय में बात करना है क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्स की, तो इसमें जो है रिसोर्स क्या रहेगा छात्रों, इसमें धनराशि रहेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा, किस किस चीज़ के लिए खर्च करना पड़ेगा, जो संसाधन विद्यालय में नहीं है तो उनकी समीक्षा किस पर होगी बैठक, ये धनराशि पर। ये जो है खंड 11 जो आता है छात्रों ये संसाधन एवं विशेष रूप समीक्षा पर विशेष बल देने का कार्य करता है। और जो हमारा ये खंड 12 आता है छात्रों फ्यूचर है। फ्यूचर का मतलब ये भविष्य होता है। यह विश्वास किया गया कि भविष्य में हम जो है 100% जो है 100% या 100 जो है साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इन सब सारी जो पॉलिसी का निर्माण 1986 में हो जाने के बाद ये अपने आप में लक्ष्य रखा गया कि अब हम जो है जल्द से जल्द जैसे केरल राज्य है उसी तरीके से
अन्य भी राज्यों को जो है साक्षरता प्रदान कर सकेंगे या साक्षर कर सकेंगे। जैसा कि हमारे देश की जो उच्च शिक्षा है उसमें प्राप्त व्यक्ति जो है श्रेष्ठतम जो व्यक्तियों में सम्मिलित होंगे या जो है अच्छे व्यक्तियों या बड़े से बड़े जो व्यक्ति होंगे उस व्यक्तियों में जो है बैठ सकेंगे या उनका जो निर्माण होगा। इसी तरीके से ये जो फ्यूचर था, इस तरीके से भविष्य के विषय में ये बातें या भविष्य के लिए छात्रों ये कार्यक्रम बनाने का कार्य किया गया था। तो आज मैं आप लोगों को छात्रों जो टॉपिक बताया वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के बारे में, उसमें जो खंड 1 था प्रेम्बल या प्रस्तावना के बारे में बात किया, फिर खंड 2 था शिक्षा का सार, फिर 3rd राष्ट्रीय प्रणाली, फिर 4था समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, फिर तकनीकी प्रबंध, शिक्षा व्यवस्था क्रियान्वयन। इस तरीके से मैं जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में या जो इनके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेशन छात्रों 1986 में जो किया गया था उसके बारे में आप सबको अध्ययन किया या उसके बारे में आप सभी को बताया। तो बस छात्रों आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।